बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। क्लियर? इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? पहला तो मीनिंग, स्कोप। स्कोप ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है? B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी कॉमर्स। ठीक है, उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई बिजनेस, आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट, बीपी और केपीओ के बारे में। ओके, अब इस चैप्टर में हमें इतना पढ़ना है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मींस क्या? इंट्रोडक्शन। ओके, मॉडर्न इरा और द वर्ल्ड ऑफ इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि हम देखते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है आजकल, चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ है, और अदर चेंजेस मींस टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और कंज्यूमर का जो डिमांड्स है उसको देखते हुए बिजनेस में चेंजेस हुए हैं। नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आजकल हम लोग इतना कन्वर्ट हो गए हैं कि आजकल ई बिजनेस स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, क्लियर? नाउ modern era world is era of globalization, change and technology. In response to this, business throughout the world is changing its organization, way of working and use of technology. Business processes are being redesigned. पूरा business process पूरी तरह से redesign कर दिया जा रहा है। Major changes in mode of business emergence are e-business, e-commerce and business process आउटसोर्सिंग। ना मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है ई बिजनेस का? ई बिजनेस रिफर्स टू कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। ओके, इंटरनेट या कंप्यूटर या आजकल तो मोबाइल से भी चला रहे हैं। ई हम कहीं से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, और इसका रीच भी ग्लोबली है। कहीं से भी हम ग्लोबली भी बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए कॉस्ट भी बहुत कम लगती है, क्योंकि इसमें ना तो बिल्डिंग चाहिए ना तो ऑफिस चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। क्लियर? स्विगी, जोमेटो, ओला, ये सब तो हम देख ही सकते हैं, सब ई बिजनेस का एग्जांपल है। क्लियर? स्कोप ऑफ ई बिजनेस की अगर बात करेंगे, पहला तो B2B। B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस मींस जैसे मान लो एक टाटा मोटर्स कंपनी है, कार बनाती है, तो उसको टायर चाहिए होंगे तो वो टायर कंपनी से ही लेगी, सीए। तो उसमें क्या हो गया, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस के बीच के ट्रांजैक्शन को B2B ट्रांजैक्शंस कहते हैं। एक होता है B2C, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, वो तो जो नॉर्मली हम देखते हैं। एक होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर कैसे? OLX पे बिकता है, सेकंड हैंड सामान कस्टमर ने कस्टमर को सेल कर दिया। इंट्रा बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंट्रा बीच ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस के अंदर ही सप्लायर, कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, इन सब के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इंट्रा बी ट्रांजैक्शंस में आ जाएंगे। क्लियर? उसके अलावा हम देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस क्या हो जाएगा। स्कोप ऑफ बिजनेस मैंने चारों बता दिया, B2B, B2C, C2C और इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर? अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस में क्या होगा? पहला, इजी टू फॉर्म। अपॉर्चुनिटीज ऑफ ई बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे। इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। आसानी से बन जाता है, इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें बिल्डिंग, ऑफिस वगैरह की जरूरत नहीं है। इजीली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मोबाइल, लैपटॉप में लेकर के चलाया जा सकता है इंटरनेट कनेक्शन के साथ। क्लियर? दूसरा बेनिफिट कन्वीनियंस होता है, कहीं से भी इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा स्पीड, इसमें ट्रांजैक्शंस और जो भी बिजनेस है बहुत ज्यादा स्पीडी में हो जाता है, सिर्फ स्पीड। और एक होता है ग्लोबल रीच। फोर्थ पॉइंट जो बुक में है वो है ग्लोबल रीच, यानी हम एक गांव में भी रह करके ग्लोबली बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट आता है वो हमारा है कॉस्ट सेविंग। ये बहुत सस्ते में हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट सेविंग हो जाता है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को रखने की जरूरत नहीं है और ऑफिसेस रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो कॉस्ट सेविंग इसमें होता है। सिक्स्थ पॉइंट है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। हम ई बिजनेस के जरिए कहीं ना कहीं पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, ना तो इसमें रिसिप्ट चाहिए ना तो कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सभी चीजें ऑनलाइन आ जाती हैं। ठीक है, रिसिप्ट भी ऑनलाइन ही आ जाती है, तो इसमें पेपरलेस सोसाइटी की तरफ टर्न ओवर करते हैं। तो ये तो हो गए अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की। अब बात करेंगे आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट की। आउटसोर्सिंग होता क्या है? आउटसोर्सिंग मींस, आउटसोर्सिंग को सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनीज आउटसोर्सिंग करवाती हैं।
आउटसोर्सिंग मींस अलग से एजेंसीज होते हैं जो बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। क्लियर? आउटसोर्सिंग में मोस्टली हम बीपीओस की बात करते हैं, केपीओस की बात करते हैं। बीपीओ का फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ का होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। क्लियर? इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट ऑफ आउटसोर्सिंग। जैसे मान लो तुम्हारी एक कंपनी है, उस कंपनी को सपोर्ट के लिए जरूरत पड़ेगी, तो आउटसोर्सिंग जैसे मान लो एजेंसीज को कांटेक्ट, जैसे तुम्हारे एम्प्लॉइज की कमी है, कम एम्प्लॉइज है, तो तुम किसी एजेंसी को कांटेक्ट करोगे जो तुम्हारे पास एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? दूसरा बेनिफिट बीपीओ भी प्रोवाइड होते हैं। अपना अगर तुम बीपीओ नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हो, आखिर उसके लिए ऑफिस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, टेलीफोन्स चाहिए, उतना अगर एक्सपेंडिचर नहीं करना है तो एक आउटसोर्सिंग एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो और उससे बोल दो कि वो एक कॉल सेंटर तुम्हारे लिए बना दे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बिजनेस को सपोर्ट करेगा। आउटसोर्सिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ये आउटसाइड एजेंसीज होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, बिजनेस को एक तरह से बूस्ट अप करने में मदद करते हैं। क्लियर? बीपीओ इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। पहला आउटसोर्सिंग, क्लियर है ना? इसमें क्या लिखा है बुक का एक रीड करते हैं। Over the last decade, a new type of business within service sector has become popular in the world. It is called business process outsourcing. Outsourcing means business process outsourcing कहते हैं। BPO refers to getting a business task accomplished through outside agency. यही बताया मैंने अभी, यानी अपने काम को किसी अदर, इससे क्या होता है हम अपने मेन प्रोडक्शन या अदर चीजों पे फोकस कर पाते हैं, उस एजेंसी को काम दे देते हैं कि वो बाकी चीजें हमारा देखेगी हमारे बिजनेस के लिए। Initially, a few companies in United States adopted the practice of outsourcing by assigning the routine jobs to outside agencies so that company could concentrate on more crucial issues without wasting time on routine work. जो छोटी छोटी चीजें या रूटीन वर्क के हैं काम, उन पे ना दिमाग लगा के वो मेन चीजों पे फोकस कर सके, इसीलिए बहुत सी कंपनियां आउटसोर्सिंग कराती हैं। जैसे कॉल सेंटर का काम अलग से करा दिया, ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग का काम अलग से करा दिया, क्लियर? एडवर्टाइजमेंट का काम अलग से करा दिया, एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट का काम अलग से करा दिया। इतना दिमाग वो लोग उसमें नहीं लगाते, वो अपने मेन गोल्स इश्यूज पे फोकस करते हैं। तो आउटसोर्सिंग में ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब हम नेचर एंड फीचर ऑफ आउटसोर्सिंग देखते हैं। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, यानी कि हम आउटसाइडर एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पहला फीचर। दूसरा कह रहे हैं जनरली नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। वो बिजनेस होते हैं एक्टिविटीज जो जनरली नॉन कोर होते हैं, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्स इनिशियली टू आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी सर्विसेज, सैनिटेशन सर्विसेज, जो नॉन कोर एक्टिविटीज है, जो ज्यादा जरूरी मतलब कोर की नहीं है, बिजनेस कोर की नहीं, इसके लिए आउटसोर्सिंग करवाई जाती है। क्लियर? थर्ड जो है वो कह रहा है प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी। ये तो हमें पता है, थर्ड पार्टी के थ्रू ही आउटसोर्सिंग कराया जाता है। क्लियर? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कौन होते हैं? थर्ड पार्टी प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर्स आर स्पेशलाइज्ड इन सम प्रोसेसेस। दीस कैन बी ऑफ टू टाइप। जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्लियर? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? पर्सन और फर्म व्हिच प्रोवाइड्स देयर सर्विसेज टू अ वाइड बेस ऑफ क्लाइंट्स कटिंग क्रॉस इंडस्ट्रीज, यानी अलग अलग इंडस्ट्रीज में वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो वो हॉरिजॉन्टल में जाते हैं। वर्टिकल में कौन आता है? They are specialized in one or two industries and scale up to doing a number of processes from non-core to core. For example, providing IT and financial consultancies only. Like वर्टिकल में क्या हो जाएगा, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट को लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वर्टिकल आउट सर्विस प्रोवाइडर हो गए। एक हॉरिजॉन्टल होते हैं अलग अलग कंपनियों में एक ही तरह का काम प्रोवाइड कराने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल अलग अलग कंपनियों में प्रोवाइड कराते हैं, वर्टिकल एक ही कंपनी में या दो कंपनियों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? तो ये थे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो कि दो तरह के होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे बीपीओ का एडवांटेज क्या है। पहला, फोकसिंग ऑन अटेंशन। इससे क्या होता है कि जो कंपनी है
वो अपने मेन चीजों पे फोकस कर पाएगी, बाकी चीजों के लिए उसने आउटसोर्सिंग एजेंसी लगा दी। दूसरा बेनिफिट रिडक्शन इन कॉस्ट। अगर हमको कॉल सेंटर खोलना होता तो हम ऑफिस खरीदे, फिर कंप्यूटर खरीदे, सिस्टम्स खरीदे, टेलीफोन खरीदे, एम्प्लॉइज को रखे, खर्चा बढ़ जाता। ऐसे एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को हमने हायर कर लिया, वो हमारा कॉल सेंटर का काम कर देगी, तो हुआ ना रिडक्शन इन कॉस्ट, बचेगा ना। तीसरा बेनिफिट क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस। इसमें हम क्योंकि काम कर करके एक्सीलेंट हो चुके हैं, हमको काम दे दिए तो वो उस काम में ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गया, तो हमें एक्सीलेंट वर्क मिलेगा। फोर्थ ग्रोथ थ्रू अलायंस। ग्रोथ थ्रू अलायंस मींस किसी के साथ कनेक्ट होके पार्टनर, मतलब कह सकते एक पर्सन जो हमारे साथ कनेक्ट हुए, आउटसोर्सिंग एजेंसी कहेंगे नहीं, हमारे पार्टनर टाइप होंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे, तो मिलकर के ग्रो करना। आया समझ में? फिफ्थ कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है अब बीपीओ से। क्लियर? तो ये 5 एडवांटेज हो गया। स्कोप ऑफ बीपीओ की बात करें तो बीपीओ इज पॉपुलरली नोन एज call centers which provide customer oriented voices based services on 24 hours into 7 days, 24 into 7. About 70% of BPO industry revenue come from call center. जितने भी BPOs होते हैं मोस्टली 70% इनकम जो होती है वो कॉल सेंटर्स से ही आती है। BPO comprises on 4 segments। वो कौन कौन से? एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की बात करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, उसमें बिस्किट्स बनते हैं लेकिन मेरे यहाँ स्पेस नहीं है, या मुझे और ज्यादा बिस्किट्स के ऑर्डर आए हैं, तब क्या होगा? हम बीपीओ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो 1 लाख बिस्किट मेरी फैक्ट्री में बन रहे हैं, लेकिन डिमांड अगर 3 लाख बिस्किट्स की आ रही है, तो मेरी कैपेसिटी 1 ही लाख बनाने की है, तो हम 1 लाख बिस्किट्स अपने फैक्ट्री में बनाएंगे, बाकी 2 लाख के लिए क्या करेंगे? ऑर्डर रिजेक्ट कर देंगे क्या? नहीं ना, तो हम आउटसोर्सिंग करेंगे किसी और एजेंसी। इसीलिए होता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। बीपीओ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करा देती है, यानी दूसरे किसी की फैक्ट्री को हायर करके वो वहां से बिस्किट प्रोडक्शन करा के मेरा ऑर्डर कंप्लीट कराने में हेल्प कर देंगे। तो एक हुआ बीपीओ के 4 सेगमेंट्स होते हैं। एक हुआ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट सेल, एक होता है इंफॉर्मेटिक्स। क्लियर? ये 4 सेक्टर्स हैं। ये तो बता दिया मैंने बीपीओ के बारे में। अब आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इन केपीओ बिजनेस फर्म गेट द नॉलेज रिलेटेड एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वर्क डन फ्रॉम एन आउटसाइड फर्म। ये मोस्टली किसके लिए होता है? जो नॉलेज से जुड़े इंडस्ट्रीज हैं, जैसे अनअकैडमी है, बायजूस है ना, जो ऐसी एजेंसीज हैं, फिजिक्स वाला आजकल चल रहा है, तो जो भी ऑनलाइन है ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड, या जो भी बिजनेस है, या जो बुक कह सकते हैं बुक एजेंसीज होते हैं, बुक सेल करते हैं, बुक सेलर्स होते हैं, क्लियर? उन सब का क्या काम होता है? उनको नॉलेज और इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो खुद न जा, कभी-कभी ये होता है कि वो खुद न रिसर्च करके जान नहीं पाते, तो वो किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें ये होता है कि वो सारा रिसर्च और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले आएंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। क्लियर? तो ये नॉलेज होता है। फीचर्स क्या है केपीओ के? इसमें मेन डिफरेंस है बीपीओ और केपीओ का इज दैट केपीओ इज यूजुअली फोकस्ड ऑन नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस प्रोसेसेस दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एक्सपर्टीज। Clear? Second, the main aim of KPO is to create value for the client by providing business expertise rather than process expertise. वो business expertise provide करते हैं, process expertise नहीं। Clear? KPO involves advanced analytical thinking, technical skills and decisive judgment based on experience. KPO increases efficiency and result in cost saving. कहीं न कहीं वो cost saving में भी मदद करता है। फिफ्थ जो आता है कॉमन सर्विसेज इंक्लूडेड इन केपीओ आर। केपीओ की सर्विसेज क्या क्या है? सर्विसेज देता है। दूसरा लीगल प्रोसेसेस में, थर्ड पेटेंट सर्विस, डेटा एनालिटिक्स में, एडिटोरियल प्रोसेस और वैल्यूएशन एक्सेट्रा में। मोस्ट कॉमन बैरियर इन केपीओ इज प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी बैरियर होता है, क्योंकि केपीओ में जो भी इंफॉर्मेशन और डेटा रहता है उसको सेव रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरियर आ जाता है, अगर पूछा जाता है केपीओ का सबसे बड़ा बैरियर क्या है, तो वो है प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी। Many organizations cannot find out
which decisions are taken by whom and rely so much on informal social process। ठीक है, ये तो था केपीओ के बारे में। नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस होता है, केपीओ क्रिएट्स वैल्यू फॉर क्लाइंट, केपीओ इन्वॉल्व्स एडवांस्ड एनालिटिकल थिंकिंग, इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग। क्लियर? तो ये तो था हमारा चैप्टर।